हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 11 किंगडम्स इन साउथ इंडिया। हिस्ट्री का 11th चैप्टर। अब तक हमने देखा कि कैसे अलग अलग किंगडम्स आते गए, डिनेस्टीज आती गई, लेकिन ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन था टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया। तो अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कैसे उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली साउथ इंडिया में कौन से अलग अलग किंगडम्स थे, कौन से अलग अलग डिनेस्टीज आते जा रहे थे, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे जब गुप्ता एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था, ये सारे टाइम पे साथ साथ कंटेम्प्ररी टाइम्स में उसी टाइम पे साउथ इंडिया में कौन से किंगडम्स थे, ये सारे आज हम देखेंगे। सो बुक और पेन लेके बैठ जाइए एंड एक एक नोट डाउन करते जाइएगा। डिनेस्टीज का नेम, डिनेस्टी के फाउंडर्स का नेम, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई चेंज वाला काम किया रहेगा तो वो हाईलाइट करने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन दिस लेसन वी विल बी इंट्रोड्यूस टू द किंगडम्स इन साउथ इंडिया, दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ट्रेड एटसेट्रा। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि चैप्टर में क्या देखने वाले हैं। तो साउथ इंडिया में जितने भी अलग अलग किंगडम्स थे वो उनका कैसे वो अपना कामकाज चलाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ट्रेड वगैरह कैसे करते थे, वो सारी चीजें। 11.1 इंपॉर्टेंट किंगडम्स इन साउथ इंडिया, चोला, पांड्या एंड केरा डिनेस्टीज। तो सबसे पहले ही तीन इंपॉर्टेंट डिनेस्टीज, वो टाइम पे तीनों हेड जो साउथ इंडिया के नीचे टिप पॉइंट के यहां पे तीनों जो हेड रूलर्स थे, हेड डिनेस्टीज थी, उनका नाम है चोला, पांड्या एंड केरा। ये तीन अलग अलग डिनेस्टीज थी जो आपस में को एग्जिस्ट करती थी और जो एक दूसरे के साथ हमेशा वॉर करते रहती थी। Chola, Pandya and Kera were the ancient ruling powers in South India. The kingdoms in South are mentioned in Megasthenes, Indica, Panini's grammar and inscriptions of Ashoka. So, सबसे पहले तो ये बता रहे कि हमें कैसे पता चला इनके बारे में। तो हमने मेगास्थेनेस, जो हमारे ग्रीक विजिटर थे यहाँ के, जो इंडिया में रहते थे काफी समय तक, जो एम्बेसडर थे, उनकी किताब में, फिर पानिनीज की ग्रामर वाली किताब में, एंड अशोका पिलर्स, जो अशोका पिलर्स थे अलग अलग, वहां पे उनके यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस में भी हमें इनके बारे में पता पड़ता है। Ancient Tamil literature known as Sangam literature is believed to be one of the main sources of history of South Indian rulers. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग पहले भी एक 10th वाले चैप्टर में भी हमने बात की थी, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ जिसमें सारे किंगडम्स की डिटेल्स है, वैसी एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ तमिल लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा संगम लिटरेचर। उसके अंदर भी साउथ इंडियन रूलर्स के जो अलग अलग नाम है वो आज जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो संगम लिटरेचर में भी मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले चोला डिनेस्टी। द चोला डिनेस्टी, द चोला किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1st century कॉमन एरा। चोला डिनेस्टी ओरिजिनेटेड इन तंजौर एंड तिरुचिरापल्ली, दैट्स इन तमिलनाडु। तो पहले तो हम लोग ने बिफोर कॉमन एरा टाइम से चालू किया था पूरा हिस्ट्री का टॉपिक्स, और अब हम कॉमन एरा में एंटर हो चुके थे। पहले कुछ चैप्टर्स में ही हमने ये देखा था। तो एज आई टोल्ड यू, कंटेम्प्रेरी टाइम्स यानी उसी टाइम पे साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, तो हम लोग 1st century कॉमन एरा से स्टोरी पूरा देख रहे हैं। तो उस टाइम पे चोला डिनेस्टी मौजूद थी, जो आज का करंट तमिलनाडु है, जहां पर जगह जो है वो जगह मेंशन की गई है कि उस जगह पर चोला डिनेस्टी थी। दिस प्रोविंस वाज नोन एज चोलामंडल। अब उसको चोलामंडल कहा जाता था। कोरोमंडल इज एन एंग्लिसाइज्ड फॉर्म ऑफ चोलामंडला। चोलामंडला को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए वर्ड को हम कोरोमंडल करके पढ़ते हैं। टू द साउथ ऑफ द चोलास, अब जहां पे चोलास थे उनके साउथ की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी हम साउथ इंडिया में है, जहां पर अभी हम थोड़ी देर में मैप देखेंगे। तो चोलास का जो रूल है उसके साउथ में पांड्याज हैड एस्टैब्लिश्ड their rule from पुदुकोटाई टू कन्याकुमारी। तो पांड्याज ने अपना रूल कौन से एरिया में बना के रखा था? पुदुकोटाई डिस्ट्रिक्ट, जो करंट तमिलनाडु एरिया से और कन्याकुमारी तक का पूरा एरिया पांड्यास का रूल था। टूवर्ड्स देयर वेस्ट द केरास हैड क्रिएटेड देयर किंगडम इन केरला। और उनके वेस्ट में अगर हम जाते हैं तो हमें केरास, जो आज का करंट केरला है, उनके वो एरिया में केरास डिनेस्टी
थी। दे आर मेंशन्ड एज केडलापुत्र, दैट इज केरलापुत्र, इट मीन्स सन्स ऑफ केरला इन कंटेम्पररी लिटरेचर। तो इनका जो हम अलग अलग लिटरेचर में नाम जो पढ़ते हैं तो इनका केरास का डिस्क्रिप्शन कैसा होता है, केडलापुत्र करके इनको कहा जाता है, यानी केरलापुत्र, ये वर्ड केरलापुत्र ही है, विच मीन्स सिंपल सन्स ऑफ केरला। These kingdoms were in constant conflict with each other to establish political supremacy. ये जैसे मैंने आपको बताया, ये आपस में हमेशा उनके बीच में वॉर्स होती थी कि कौन ज्यादा पावरफुल अपना डोमिनेंस बना के रखेगा, उसके लिए आपस में उनके वॉर्स हमेशा होते रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। In many stories of Sangam literature, we find mention of the first Chola king, Karikala. He brought together 11 small kingdoms and built a strong army, and by defeating the Kera and Pandya kings, he established the Tamil dominance. तो अब हमें बहुत सारी संगम लिटरेचर में ऐसी स्टोरीज पता मिलती है जिसमें हमें पहले चोला, ये फर्स्ट नहीं आया अभी तक का, तो आप स्टार्ट राइटिंग इट, चोला डायनेस्टी फर्स्ट किंग करिकला, ही ब्रॉट, उन्होंने 11 छोटे छोटे और किंगडम्स को साथ में कर इकट्ठा करके केरास और पांड्यास के राजाओं को हराया था और अपनी डोमिनेंस, अपना जो मेन पावर बताया था कि वी आर एट डोमिनेंस, हम डोमिनेटिंग पावर है उस एरिया के। सम किंगडम्स अरोज टू द नॉर्थ ऑफ कृष्णा तुंगभद्रा रिवर्स, अमॉन्ग देम सतवाहनास वेर मोस्ट पावरफुल। तो अब हमें एक ही लाइन में बता दे रहे हैं कि ये लोग कभी को एग्जिस्ट करते थे। तो जब हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ लिया, सतवाहनास जब मौजूद थे उसी टाइम पे कृष्णा रिवर के नीचे की तरफ साउथ इंडिया में ये डिनेस्टीज मौजूद थी। ओके, नेक्स्ट किंगडम पढ़ेंगे, वकाटका डिनेस्टी। द पावर ऑफ सतवाहना स्टार्टेड ग्रोइंग वीकर फ्रॉम द 3rd century कॉमन ईरा। तो अब हम डायरेक्ट 3rd century कॉमन ईरा तक आ चुके हैं। तो इट मींस जो चोला डिनेस्टी है, जो केरा पांड्यास है, इन सब का हमने ऑलमोस्ट 200 इयर्स का रूलिंग हमने स्किप आउट करके हम अब वकाटका डिनेस्टी की बात करेंगे। तो जब सतवाहना डिनेस्टीज धीरे धीरे पावर कम होते जा रहा था, ये हम पहले के चैप्टर्स में देख चुके हैं कि सतवाहनास का पावर डिक्लाइन हो रहा था, वो वीक होते जा रहा था, तो वहां पर उनकी जगह पर आ जाता है वकाटकास took advantage of this situation and established independent rule. विद्याशक्ति was the founder of Vakataka kingdom. अब अगेन नाम आ चुका है फाउंडर का, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो जो वकाटका डिनेस्टी थी वो धीरे धीरे ग्रो होने लग गई। उनके फाउंडर थे विद्याशक्ति। आफ्टर विद्याशक्ति, किंग प्रवारसेना फर्स्ट ascended the throne. He expanded the Vakataka empire to Malwa in the north and from Gujarat to south up to Kolhapur, Kurnool, Andhra Pradesh. Kolhapur was known as Kuntala at that time. तो अब हमें बता रहे कि जो विंध्याशक्ति तो फाउंडर थे, उनके बाद जो राजा आते हैं दैट इज किंग प्रवारसेना वन। जो ये राजा आते हैं, इनके अंडर, इनके लीडरशिप के अंडर वकाटका एम्पायर एक्चुअल में ग्रो होता है और वो नॉर्थ में मालवास की तरफ जाता है, गुजरात तक पहुंचता है दूसरी तरफ, एंड साउथ में कोल्हापुर कुर्नूल एरिया तक पहुंच जाता है, जो आज के करंट आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहां तक आ जाता है। और हमें एक और इंफॉर्मेशन दी है कि कोल्हापुर उस टाइम पे कुंतला के नाम से जाना जाता था। प्रवारसेन वन performed 4 अश्वमेधा sacrifices and took up the title सम्राट। तो अब ये तो बात आप सबको समझ ही आ गई होगी, हम ये बहुत चैप्टर्स में देख चुके अभी तक कि अश्वमेधा सेक्रीफाइस क्या होता है। तो इन्होंने 4 बार अश्वमेधा सेक्रीफाइस परफॉर्म कराई थी और उसके बाद अपने आप को टाइटल दे दिया था सम्राट प्रवारसेन। After Pravarsena won, the Vakataka kingdom got divided into 2 main branches were created. तो अब बता रहे कि जैसे ही प्रवारसेन वन चले गए, उसके बाद वकाटका किंगडम 2 हिस्सों में बट गया। 2 हिस्सों के नाम अब बताए गए हैं। अमॉन्ग देम नंदीवर्धन, जो नेक्स्ट जो डिवीजन हुआ है आफ्टर प्रवारसेन, तो नंदीवर्धन जो करंटली कौन से एरिया में पड़ता है, तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट के एरिया में पड़ता है। ये वॉज द कैपिटल ऑफ 1 ब्रांच। एक ब्रांच का कैपिटल इज नंदीवर्धन। द कैपिटल ऑफ द सेकेंड ब्रांच वॉज वत्सलगल, जो आज के करंट टाइम से वाशिम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये महाराष्ट्र की जगह है, ये महाराष्ट्र का पूरा एरिया है। जो करंट नागपुर डिस्ट्रिक्ट है और करंट वाशिम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उस टाइम पे नंदीवर्धन और
वत्सलगल्म करके दो ब्रांचेस बन चुके थे, जो दोनों ही वकाटका डिनेस्टी के पार्ट थे। प्रभावती गुप्त, डॉटर ऑफ गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त सेकेंड, वॉज मैरिड। ये हमने लास्ट चैप्टर गुप्ता एम्पायर, अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि चंद्रगुप्त की बेटी, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी जो है वो उसकी शादी करा दी जाती है वाकाटका किंग रुद्रसेन से। तो वही बात यहां पर मेंशन की है वाकाटका के साइड से कि रुद्रसेन सेकंड जो थे उनकी शादी करा दी गई थी विथ द रूलर जो उस टाइम पे मौजूद थे हमारे। ये एक मैप थोड़ा सा देखेंगे अगेन, सतवाहनाज यू कैन सी, वाकाटकाज आप देख सकते हो विदर्भ के पास, राष्ट्रकूटा अभी आगे आएगा, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, कृष्ण रिवर देखिए, कृष्ण तुंगभद्रा, उसके नीचे पूरा जो था ये है साउथ इंडिया नीचे, वहां पे आप देख सकते हो चोलाज, पल्लवाज एंड खेराज, पांड्याज, ये सारे अभी अलग अलग डिनेस्टीज हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सा मैप, केव्स अलग अलग जो मिले हैं जहां पर इनके इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, इसलिए केव मार्क्स कर के दिए हैं अलग अलग जगहों पे, तो ये भी आप देख लीजिएगा। बादामी एक इंपॉर्टेंट जगह है, देन नाने घाट का नाम हम पहले भी देख चुके हैं, पैथान हम पहले भी देख चुके हैं, एलोरा, अजंता एलोरा हमें पता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप रिफर करने के लिए। लेट्स रीड अहेड। सो वाकाटका किंग रुद्रसेन से शादी कराई गई थी। दिस इज ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर, तो जैसे कि मैंने बताया वैसे ही ये लोग भी कह रहे हैं कि हमने ये पहले के चैप्टर में भी पढ़ा था, गुप्ता एम्पायर के चैप्टर में भी ये बात पढ़ी थी। वराहदेव मिनिस्टर ऑफ हरिसेन वॉज अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। अब एकदम फास्ट फॉरवर्ड, ये पूरा फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी है एकदम। वराहदेव करके जो हरिसेन, मिनिस्टर ऑफ हरिसेन, हरिसेन राजा का जो मिनिस्टर था वराहदेव, जो कि एक बुद्धिस्ट फॉलोवर था। केव नंबर 16 ऑफ अजंता वाज एक्सकेवेटेड एट हिज इंस्टेंस। उनके अंडर जब वो मिनिस्टर थे, वराहदेव मिनिस्टर थे, उनके अंडर अजंता में जो केव्स है, अलग अलग बहुत सारी केव्स है, तो इन्होंने केव का नंबर दी के रखा हुआ है, जो हमने ऑफकोर्स बाद में जाके वो नंबरिंग किया हुआ है। तो अब हमें बहुत स्पेसिफिकली पता है कि अब अजंता में जाओगे, अजंता में केव्स देखने जाओगे, तो केव नंबर 16 जो थी वो उस जमाने में वराहदेव जो थे, मिनिस्टर जो थे हरिसेन के अंडर, हरिसेन जब राजा थे जो कि एक वाकाटका किंग थे, उनके अंडर ये केव एक्सकेवेट की गई थी, ऐसा इंफॉर्मेशन हमें मिला। The excavations of other caves at Ajanta and the murals were done during the reign of हरिसेन। और हरिसेन के टाइम ही बहुत दूसरी अलग अलग वहां पे केव्स डिस्कवर एक्सकेवेशन में हमें मिली थी, और जो भी मूर्तियां वगैरह सब कुछ है वहां पे हमने वहां पे डिस्कवर एक्सकेवेट किया था। वाकाटका किंग प्रवारसेन सेकेंड, तो हमने प्रवारसेन 1 कब से हम क्यों पढ़ रहे थे, 1 के बाद फिर से जब नाम रिपीट, जब भी ऐसा आता है फर्स्ट सेकेंड, इट मींस वो नाम रिपीट होता है, दैट इज व्हाई। जैसे चंद्रगुप्त 1 था, चंद्रगुप्त 2 आए थे, राइट। वैसे वाकाटका किंग प्रवारसेन सेकेंड कंपोज्ड सेतु बंध इन महाराष्ट्री प्राकृत। तो अगेन फास्ट फॉरवर्ड जाते हुए हमें बता रहे हैं कि प्रवारसेन द सेकेंड जो थे, जो कि आर्टिस्टिक थे काफी, उन्होंने और बहुत ही स्कॉलर थे, उन्होंने सेतु बंध यानी कि राम सेतु पुल की बात करते हुए उन्होंने एक प्ले लिखा था सेतु बंध, उसकी बात यहां पे वो बता रहे हैं। और इन्होंने ये हमारी पहली मराठी प्राकृत में लिखे जाने वाली किताब थी, मराठी स्क्रिप्ट में लिखे जाने वाली किताब थी। सो प्लीज इसे मार्क कर दीजिएगा, सेतुबंध प्रवारसेन द सेकेंड ने कंपोज की थी। अमॉन्ग मेनी ऑफ द कालिदास क्लासिकल वर्क्स, मेघदूत डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन। References to historical geography of Vakataka period occurring in this poetic work are important। अब इन छोटे से एकदम लाइन में बता दिया कि उस टाइम पे काफी क्लासिकल वर्क्स जो कालिदास ने अलग अलग उनके जो काम, कालिदास जी के जो अलग अलग जो फेमस चीजें हैं जिसकी वजह से आज वो फेमस है, वो उस टाइम पे की गई थी जब वाकाटकास का रूल था उस टाइम पे। तो जिसमें से एक मेघदूत के बारे में वो बता रहे हैं। मेघदूत भी बहुत अच्छी स्टोरी है कालिदास जी की, आगे उसका बात फिर से आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट रूल है उसी टाइम का, चालुक्याज ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्षवर्धना इन नॉर्थ इंडिया। तो ये भी हम जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन राजा कब थे। द चालुक्य डिनेस्टी रूल्ड इन द साउथ फॉर अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स। तो उसी टाइम पे साउथ में 200 साल के लिए ऑलमोस्ट
चालुक्य डिनेस्टी थी। जयसिंह वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डिनेस्टी, और इनके फाउंडर, प्लीज अगेन मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जयसिंह इनके फाउंडर थे चालुक्य डिनेस्टी के। इन द बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी कॉमन एरा, अब हम 6th सेंचुरी कॉमन एरा की बात कर रहे हैं। ही एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट वतापी बदामी, जो हमने अभी एक मैप में देखा था केव, बदामी केव, उसको हम वतापी के नाम से भी जानते हैं। हिज ग्रैंडसन, अब देखो अगेन फास्ट फॉरवर्ड, उसके ग्रैंडसन की बात हो रही है। हिज ग्रैंडसन पुलाकेशी फर्स्ट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ चालुक्यास। तो चालुक्यास का, जैसे कि हमने देखा, हर एक डिनेस्टी में कोई ना कोई एक दो ऐसे पावरफुल किंग आते हैं, पावरफुल रूल करने वाले आते हैं, लीडर्स, जो अपना किंगडम बहुत वास्ट करते हैं, एम्पायर बहुत वास्ट करते हैं और अपना नाम हिस्ट्री में छोड़ जाते हैं। तो वैसे ही जो जयसिंह है, उनके ग्रैंडसन पुलकेशी द फर्स्ट, उन्होंने चालुक्य के टाइम पे बहुत ज्यादा अपना पावर बताया और बहुत ज्यादा कैप्चर वगैरह किया, चीजें बनाई और अपना नाम छोड़ गए हिस्ट्री में। ही बिल्ड द फोर्ट ऑफ बदामी, तो बदामी में जो फोर्ट है वो उन्होंने बनवाया था। ही परफॉर्म्ड अश्वमेधा सेक्रीफाइस एंड टुक अप द टाइटल ऑफ महाराज। इन्होंने भी, ये लोग सारे देखो वैदिक कल्चर को फॉलो करते थे, तो इन्होंने अश्वमेधा सेक्रीफाइस अपना परफॉर्म कराया एंड उनको टाइटल मिला महाराज का। सो महाराज पुलकेशी वन, ऐसे। ही ऑल्सो टुक टाइटल्स लाइक पृथ्वी वल्लभ एंड सत्यश्रेय, तो इनके और भी टाइटल थे। सत्यश्रेय यानी कि जो जहां पे ट्रूथ, जहां पर सच्चाई बसती है, ऐसे टाइटल्स इनको मिले थे और जो अपने आप को वो कहलाते थे। आफ्टर पुलकेशी वन, हिज सन कीर्तिवर्मन द फर्स्ट केम टू पावर, और उसके बाद उनके बेटे पावर में आए। ड्यूरिंग हिज रेन ही कॉन्कर्ड द कादंबाज ऑफ वनवासी which is in Karwar district currently, and the Mauryas of Aparanta, which is in North Konkan region currently, and expanded his rule. Kirtivarman was a patron of art. The beautiful caves at Badami were created by him. तो पहले तो पुलकेशी वन ने बदामी में फोर्ट बना दिया, और उनके बाद जो उनके बेटे आए वो भी आर्ट में बहुत बिलीव करते थे और आर्ट को स्पॉन्सर करते थे। तो उन्होंने बदामी में जो अलग अलग वहां पर केव्स को और ब्यूटिफिकेशन का काम है वो उन्होंने कराए थे अपने टाइम पे। और हमें बताया कि उनके टाइम पे उन्होंने कादंबास करके एक अलग से ट्राइब था, एक रीजन था, उनको कब्जा कर दिया था। और जो नॉर्थ कोंकण में मौर्याज थे, अपरंत एरिया जो माना जाता है उस टाइम का, उनको भी कैप्चर कर दिया था। पुलकेशी द सेकेंड was the greatest king of Chalukyan dynasty. So अब ये लोग कह रहे हैं कि पुलकेशी सेकंड इनसे भी बड़े, पुलकेशी वन से भी बहुत ज्यादा बड़े राजा थे। He performed the दिग्विजय एंड स्ट्रेंथन द पावर ऑफ चालुक्यास। तो दिग्विजय वर्ड भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दिग्विजय परफॉर्म करना क्या होता है। इट मींस जब वो कॉन्कर करने चले जाते हैं। धाम विजय, दिग्विजय, अगर आपको याद होगा अशोका वाले चैप्टर में हमने पहले भी ये वर्ड्स पढ़ चुके हैं। तो दिग्विजय परफॉर्म किया था, यानी कि वो आसपास के अलग अलग राज्य को कैप्चर करने के लिए निकल पड़े थे और अपना एम्पायर और वास्ट कर दिया था। His achievements are described in the eulogy composed by poet रवि कीर्ति। अब रवि कीर्ति करके एक पोएट है, उनकी यूलॉजी मरने के बाद लिखी जाती है, प्रशस्ति जिसे कहते हैं। उनकी यूलॉजी जो है मरने के बाद, जो हम सामने वाले को रिस्पेक्ट में एक जो पैराग्राफ टाइप कुछ बोलते हैं उसे यूलॉजी कहा जाता है। उसमें हमें पता पड़ता है कि पुलकेशी द सेकेंड कितने उनकी अचीवमेंट्स कितनी ज्यादा थी। He defeated the कादंबा किंग्स। अब अगेन जो हमने नाम ऊपर पढ़ लिया एक बार, कादंबा किंग्स को हरा दिया था। मौर्य, नाला, कलचुरी, राष्ट्रकूटा, लथ, मालव एंड गुर्जारा डिनेस्टीज एंड एस्टैब्लिश द चालुक्यन रूल ओवर विदर्भा। तो पूरा जो एरिया है उतनी जगह पे, विदर्भा एरिया पूरा जो है, महाराष्ट्र के अलग अलग पार्ट्स और कर्नाटक का पार्ट, ये पूरी जगह पे चालुक्य रूल उन्होंने अपना स्थापित किया। आसपास के अलग अलग राजाओं के राज जो थे, कादंबा किंग्स, मौर्य, नाला, कलचुरी, ये राष्ट्रकूटा, लट, मालव, ये सारे नाम आप लिख दीजिएगा। इन सभी की डिनेस्टीज, जो छोटी छोटी डिनेस्टीज थी, उन सब पे कब्जा करके अपना एक चालुक्यन रूल चालू किया था। द एक्सपीडिशन ऑफ हर्षवर्धन टू कॉन्कर द सदर्न स्टेट्स वाज रेजिस्टेड बाय पुलकेशी द टू।
तो अब हर्षवर्धन, हमें याद है, हमने पहले के चैप्टर्स में देखा हुआ है कि हर्षवर्धन ने भी आसपास के राज्यों को कैप्चर करने का चालू किया था। तो जब वो साउथ की तरफ आए जहां पर ऑलरेडी चालुक्यन का रूल था, तो पुलकेशी टू के साथ उनका वॉर हुआ और उन्होंने रेजिस्ट किया, यानी कि हर्षवर्धन को हरा दिया। He defeated हर्षवर्धन thereby acquiring great fame। और हर्षवर्धन सिंस बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा पावरफुल राजा थे अपने ही टेरिटरी में, तो जब पुलकेशी सेकंड ने उनको हराया तो काफी पॉपुलर हो चुके थे वो। आफ्टर हिज विक्ट्री ही टुक अप द टाइटल, और इस विक्ट्री के बाद उनका टाइटल चेंज हो गया, परमेश्वरा अपना टाइटल पे परमेश्वरा वो अपने आप को बोलने लगे, परमेश्वरा पुलकेशी। With the conquest in south, his empire extended from Narmada to Kaveri and from east coast to the west coast। तो पूरा अब नीचे का उन्होंने एरिया ले लिया था। नर्मदा रिवर जो अपने मिडिल मध्य प्रदेश के यहां से पड़ती है ऊपर, वहां से लेके नीचे तक कावेरी तक का एरिया पूरा लेकर ईस्ट से वेस्ट कोस्ट का पूरा उतना एरिया पे चालुक्य रूल उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया था। His fame had reached beyond India as well। और इनका जो चर्चा है, इनका जो नाम है वो आउट ऑफ इंडिया भी जा चुका है, मतलब उनके ट्रेड के थ्रू, इनके अलग अलग एम्बेसडर्स के थ्रू। ड्यूरिंग दिस पीरियड बादशाह खुसराव परवेज रूल्ड इन ईरान। तो ईरान में उस टाइम पे, इस दौरान जब यहां पर चालुक्य रूल चल रहा था और हर्षवर्धन भी थे, उस टाइम पे ईरान में बादशाह खुसराव परवेज करके थे। It is said that he had sent his ambassador to the court of Emperor Pulkeshi। उन्होंने, बादशाह परवेज ने अपने एक पर्सन को, एम्बेसडर को इनके यहां पे भेजा था। The Pallavas of Kanchi defeated Pulkeshi II। Vikramaditya, the son of Pulkeshi II, in turn defeated the Pallavas। The struggle between the Chalukyas and Pallavas continued over a prolonged period of time। The last king of Chalukyas, Kirtivarman, was defeated by the Rashtrakuta king दंती दुर्ग। तो अब अगेन 4 लाइन में बहुत सारा हिस्ट्री हमें बता दिया उन्होंने कि पल्लवास भी तभी, कांची एक अगेन रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है। पल्लवास ऑफ कांची ने पुलकेशी टू को हराया था। रिटर्न में विक्रमादित्य जो पुलकेशी सेकंड के बेटे हैं, उन्होंने पल्लवास को हराया। इनके बीच में ये जंग होते ही रहती थी काफी लंबे समय से, प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी लॉन्ग टाइम उनके बीच में वॉर होते ही रहती बार बार। इन्होंने एक बार इसको हराया, एक बार इन्होंने इसको हराया, ये होते ही रहता है। और लास्ट में मैं बताया कि चालुक्य के लास्ट किंग थे कीर्तिवर्मन, जिनको राष्ट्रकूटा करके, जो अभी आएगा हम पढ़ेंगे डिनेस्टी, राष्ट्रकूटा के एक राजा थे उस टाइम पे, दंती दुर्ग, उन्होंने कीर्तिवर्मन को हराया था। नाउ सिंस हमने पल्लवास का नाम पढ़ा तो पल्लवास डिनेस्टी के बारे में आ गए। अराउंड 6th सेंचुरी कॉमन इरा टू 9th सेंचुरी, तो ये वही टाइम फ्रेम है जो ऊपर भी हमने देखा था, 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी 9th सेंचुरी बीच की बात है। पल्लवास वेर नोन एज द मोस्ट पावरफुल रूलर्स इन साउथ इंडिया। तो 6th सेंचुरी से 9th सेंचुरी साथ ही साथ पल्लवास सबसे स्ट्रॉन्ग रूल माने जाते थे। हिस्टोरियंस वेरी इन देयर व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द पल्लवास। अब हिस्टोरियंस लोग खुद ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं अभी तक कि पल्लवास का ओरिजिन कहां से हुआ है। सम कॉपर प्लेट्स ऑफ पल्लवास आर फाउंड, कुछ हमें कॉपर प्लेट्स मिली है। There is a mention of Sinhavarman and Shivkandavarman Pallava who ruled over the regions of eastern coast। तो एक कहीं ना कहीं हमें एक मेंशन है कि सिंहवर्मन करके एक पर्सन थे, सिंहवर्मन पल्लवा, एंड शिवस्कंदवर्मन पल्लवा, जो ईस्टर्न कोस्ट पे रूल किया करते थे। कांची वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास, और इनका कैपिटल कांची था, इसीलिए वो ऊपर हमने पढ़ा Pallavas of Kanchi। We get a detailed information of Pallava dynasty beginning from the reign of Simhavishnu। अब हमें डिटेल्ड वर्णन, स्टार्टिंग का ओरिजिन नहीं पता, लेकिन हमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कहां से मिलने लग जाता है, जब उनके रूलर आते हैं सिंहविष्णु। सिंह यानी कि लायन होता है, सिंहविष्णु। He conquered the province of Cholas and extended his rule from Krishna to Kaveri। तो इन्होंने चोलास पे कब्जा कर लिया था, पहले तो चोलास की सारी प्रोविंस पे कब्जा कर लिया था और अपना रूल कृष्णा टू कावेरी के बीच में अपना रूल बना लिया था। आफ्टर सिंहविष्णु
His son महेंद्र वर्मन ascended the throne. उसके बाद उनके बेटे आ जाते हैं राजगद्दी पर, महेंद्र वर्मन. He was a great scholar, बहुत ही ग्रेट स्कॉलर थे. He wrote the Sanskrit play मत विलासा. इन्होंने एक प्ले लिखा था मत विलासा. He wrote books on subjects like music, dance, sculpture, painting, etc. These art forms received patronage under him. Many monolithic temples were carved during his tenure. Such temple complex at Mahabalipuram is recognized as Rath temples. तो सबसे पहले तो अब महेंद्र वर्मन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. ये सिंह विष्णु के बेटे हैं. इन्होंने, ये बहुत ही स्कॉलर पर्सन थे, इनको बहुत ज्यादा आर्ट ये सब में इंटरेस्ट था, तो उस चीज को प्रमोट करते थे, उसको वो पैट्रनेज देते थे, यानी पैसे देकर वो काम करवाना, जो आर्टिस्ट होते अलग अलग उनको सपोर्ट करना. तो इन्होंने खुद एक प्ले लिखा था मत विलासा. मत विलासा बहुत ही एक कॉमिक वे में उस टाइम के अलग अलग सिनेरियोस को दर्शाता हुआ एक प्ले है, मट्टा विलासा. फिर इन्होंने बताया कि इनके ही टाइम में जब ये थे राजगद्दी पे, इन्होंने बहुत सारे एक ही मोनोलिटिक यानी कि एक ही स्टोन, एक ही बड़ा रॉक पत्थर, उसी में पूरा कार्विंग करके, उसी में पूरा स्कल्पचर करके एक मंदिर बनाने का टेक्निक, ये उस टाइम पे काफी फेमस हो रहा था टेक्निक. तो उनके टाइम पे काफी ऐसे टेंपल्स बनाए गए. इस तरह के टेंपल्स को, जो मोनोलिथिक टेंपल्स है, इस तरह के जो सिंगल स्टोन, मोनो मतलब सिंगल होता है, सिंगल स्टोन से पूरा बना हुआ जो टेंपल्स है, वैसे टेंपल्स को रथ टेंपल्स कहा जाता है. यहां पर एक फोटो भी उन्होंने दिया हुआ है, युधिष्ठिरा रथ टेंपल एट महाबलीपुरम जगह पे एक, जो देखो आप देख सकते हो पूरा एक ही पत्थर से उन्होंने बनाया. ये पिलर वगैरह अलग से कट करके नहीं लगाया गया, एक पूरा बड़ा सा स्टोन था जिसको वो कट करते करते पूरा उन्होंने बनाया हुआ है. तो ये एक अलग तरीके का स्कल्पचर आर्ट उस टाइम पे फेमस था. रीडिंग अहेड, दे बिल्ड, अच्छा, अलग अलग टेंपल्स कहां बिल्ड हुए हैं? तिरुचिवरीपल्ली में, चिंगलपुट एंड इन ईस्ट वेस्ट अर्खट डिस्ट्रिक्ट. ये सारे अलग अलग जगह हैं जहां पर इन्होंने बहुत सारे रथ टेंपल्स बनाए हैं. द वॉर बिटवीन पल्लवास एंड चालुक्यास टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज पीरियड. तो जो चालुक्यास और पल्लवास की जो वॉर चल रही थी वो इनके टाइम ही चल रही थी, महेंद्र वर्मन के टाइम पे. हिज सन, अब इनके बेटे नरसिम्हा वर्मन डिफीटेड द चालुक्यन एम्परर पुलकेशी II. तो जो हमने देखा था कि पल्लवास ऑफ कांची डिफीटेड पुलकेशी II, तो ये कौन थे? तो कौन से वो राजा थे? नरसिम्हा वर्मन थे, जिन्होंने पुलकेशी II को हराया था. बदले में किसने? विक्रमादित्य ने फिर से इनको हराया था. तो ये जो हमने अभी पढ़ा जस्ट इसके पहले वाले पैराग्राफ में, ये बाजू में ही वो पैराग्राफ है, उसमें ये लिंक पार्ट कर रहे हैं हम. ड्यूरिंग नरसिम्हा वर्मन रीजन मेनी टेम्पल्स वर बिल्ट एट महाबलीपुरम. तो अगेन जैसे कि हमने एक टेम्पल उनका देख ही लिया, महाबलीपुरम में जो टेम्पल्स बने हैं अलग अलग जगहों पे, वो नरसिम्हा वर्मन के टाइम पे बने हैं. इट इंक्लूड्स द मोनोलिथिक टेम्पल रथ मंदिराज एज वेल. ग्वानचोंग, ये चाइनीज ट्रैवलर, हम जानते ही है कि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक चाइनीज ट्रैवलर हुआ करते थे जो अलग अलग डिनेस्टीज के यहाँ पे जाकर उनके बारे में लिखते थे. वॉज इन हिज कोर्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इनके कोर्ट में थे कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, तो उन्होंने भी इसके मेंशन किया होगा है. द लिटरेरी वर्क्स बाय नरसिम्हा वर्मन आर इंपॉर्टेंट एज मेजर सोर्स ऑफ पल्लवा हिस्ट्री. तो हमारे लिए जो ये हिस्ट्री का पार्ट है वो नरसिम्हा वर्मन के टाइम के सारी बातें लिखी हमें मिलती है, जिससे हमें पल्लवास की बारे में पता पड़ता है. द पल्लवास रूल एंडेड इन 9th century. 9th century में इनका रूल खत्म हो गया. द चोला किंग आदित्य डिफीटेड द पल्लवास एंड डिस्ट्रॉयड इट. तो पहले हम जैसे कि देखा था कि इन्होंने चोलास के प्रोविंस पे कब्जा वगैरह कर लिया था थोड़ा, तो जब एक चोला किंग आए आदित्य, उन्होंने पल्लवास को पूरी तरह से हरा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसी के साथ पल्लवास का रेन पूरा खत्म हो चुका था. राष्ट्रकूटास उसी टाइम पे अगेन जो चल रहे थे, पैरेलली जो राज्य दूसरा चल रहा था, राष्ट्रकूटास डिनेस्टी. दंती दुर्ग, तो हमने देखा कि दंती दुर्ग ने कैसे ऊपर हराया था. दंती दुर्ग वॉज द फर्स्ट पावरफुल किंग ऑफ राष्ट्रकूटा डिनेस्टी. तो राष्ट्रकूटा डिनेस्टी भी अगेन पुरानी डिनेस्टी है, लेकिन उसके अंदर जब दंती दुर्ग आते हैं तो वो बहुत ही पावरफुल राजा साबित होते हैं और वो चालुक्यास को हरा देते हैं.
The rule of Rashtrakuta was spread from विंध्या रेंजेस टू कन्याकुमारी। इनका रूल भी पूरा विंध्या रेंजेस से लेके कन्याकुमारी तक का, नीचे तक का था। आफ्टर दंतीदुर्ग हिज अंकल कृष्ण वन बिकेम द किंग। इनके बाद इनके अंकल कृष्णा द फर्स्ट राजा बन गए। ही अपरूटेड चालुक्यास रूल, और उन्होंने ही पूरी तरह से चालुक्यास को हटा दिया। यानी कि दंतीदुर्ग ने पहली बार हराया तो था चालुक्या को, लेकिन धीरे धीरे बाद में पूरा चालुक्यास रूल खत्म हो गया जब उनके अंकल राजगद्दी पे आए। द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज अस्क्राइब टू कृष्ण वन, और कृष्ण वन के टाइम पे ही जो हम बहुत फेमस अजंता एलोरा जब हम बात करते हैं तो एलोरा की केव्स में जो कैलाश टेम्पल जो है बहुत ही प्यारा सा, पूरा एक ही सिंगल रॉक स्टोन है जिसको उन्होंने कार्व कर करके ऊपर से नीचे रिवर्स ऑर्डर में बनाया हुआ है पूरा, जो बहुत ही फेमस। ये फोटोज भी आप जैसे देख सकते हो, ये कैलाश टेम्पल इनके टाइम का ही है, इन्होंने ही वो बनवाना स्टार्ट कराया था। द सक्सीडिंग राष्ट्रकूटा रूलर्स बिकेम इन्फ्लुएंशियल इन नॉर्थ इंडिया एज वेल, और बहुत ही ज्यादा ये नॉर्थ इंडिया में भी इन्फ्लुएंशियल बनते जा रहे थे। अमोघ वर्ष वॉज अ केपेबल किंग ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अमोघ वर्ष कंपोज द टेक्स्ट एंटाइटल रत्नमालिका एंड कविराज मार्ग। तो इनके ही राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की एक और किंग थे अमोघ वर्ष, जो कि काफी अगेन आर्ट और बहुत ही स्कॉलर थे। तो इन्होंने दो अलग अलग टेक्स्ट कंपोज किए थे, रत्नमालिका एंड कविराज मार्ग। ही एस्टैब्लिश अ न्यू सिटी, इन्होंने एक नई सिटी का स्थापना भी किया था, मेनका कैत यानी मलखेद, जो आज का करंट मलखेद है, नियर सोलापुर। The Rashtrakuta dynasty declined because the attacks by Parmars and Chalukyas of Kalyani। तो अगेन चालुक्य नाम आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ जो एरिया में फैल जाते हैं, तो कल्याणी करके जो एरिया था वहां पे चालुक्यास जो बाकी थे उनकी बात चल रही है। तो परमार्स एक छोटी दूसरी डायनेस्टी है, दूसरा राज्य एक है, छोटा सा किंगडम है, उनके और चालुक्यास के बार कांस्टेंट अटैक से धीरे धीरे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी खत्म हो गई। ये आपको बहुत ही प्यारा सा अगेन एलोरा का जो जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, कैलाश टेम्पल, उसका थोड़ा सा फोटोज दिया हुआ है और किताब के अंदर। नेक्स्ट डायनेस्टीज के बारे में देखेंगे। शिलहारास, देयर वेर 3 ब्रांचेस ऑफ दिस डायनेस्टी। तो पहले ही उन्होंने बताया था शिलहारास के 3 ब्रांच है, शिलहारास ऑफ साउथ कोंकण, नॉर्थ कोंकण एंड कोल्हापुर। तो ये स्प्रेड आउट है, वैसे ही जैसे चालुक्य अलग अलग जगह का हमने देखा, तो वैसे ही सिलहारास साउथ कोंकण साइड, नॉर्थ कोंकण साइड और कोल्हापुर रीजन में। दे कॉल्ड देमसेल्फ एज तगरापुरधीश्वर। तो ये अपने आप को तगरपुरदेश्वर के नाम से अपने आप को मतलब वो जानते थे। तगरतेर ये करंट ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है पूरा महाराष्ट्र में, उसकी वो एरिया का बता रहे हैं। जिमुतवाहन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ऑल 3 ब्रांचेस। तो तीनों ब्रांच के फाउंडर एक सिंगल पर्सन है, तो ये फाउंडर ऑफ शिलहारास हो गए। जिमुतवाहन ये नाम लिख लीजिएगा आप। दे रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 300 years एज द फ्यूडेटरीज ऑफ राष्ट्रकूटास एंड लेटर द चालुक्यास। तो ये लोग 300 साल तक इन्होंने रूल किया था। ये लोग फ्यूडेटरी सिस्टम उस टाइम पे चली रही थी, हमें पता है। तो ये राष्ट्रकूटास और बाद में चालुक्यास फ्यूडेटरी सिस्टम इनके साथ उनका रिलेशन था, यानी कि कब्जा तो है उनके ऊपर, लेकिन वो उनके रूल के अंडर पड़ते हैं और वो उनको लैंड पे उनका कब्जा, तो वो टैक्स वगैरह चुकाते हैं। शिलहारास ऑफ साउथ कोंकण, सनाफुला एस्टैब्लिश द साउथ कोंकण ब्रांच ऑफ शिलहारास। हिज सन दामियार सेट अप द विलेज ऑफ वलीपट्टना एंड बिल्ड अ फोर्ट देयर। तो जो साउथ कोंकण है वो पूरा रीजन को पूरी तरह से कंट्रोल में कौन रखता था? सनाफुला करके पर्सन थे, उनके बेटे आते हैं धामियार, उन्होंने एक विलेज स्थापित किया था वलीपट्टना, और वहां पर एक फोर्ट भी बनाया था जो हमें आज देखने मिलता है। लेटर किंग आदित्य वर्मन एक्सपांडेड हिज किंगडम फ्रॉम थाने टू गोवा, और उसके बाद उनके अंडर राजा आते हैं आदित्य वर्मन, जिन्होंने अपना राज्य बढ़ाया और थाने से लेके गोवा तक पूरा कंट्रोल रखा। रटराज वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डिनेस्टी। इनके इस डिनेस्टी के लास्ट रूलर थे रटराज। द हिस्ट्री ऑफ दिस डिनेस्टी इज नोन विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द कॉपर प्लेट्स फाउंड इन खारेपटन। और हमें इनके बारे में पता पड़ा क्योंकि हमें कॉपर प्लेट्स मिली थी खारेपटन जगह से। अब सिलहाराज ऑफ नॉर्थ कोंकण,
कपारडी एस्टैब्लिश द नॉर्थ कोंकण ब्रांच ऑफ सिलहाराज। अब नॉर्थ को एस्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है कपारडी करके राजा को। रूलर्स ऑफ दिस ब्रांच वेर इनिशियली द फ्यूडेटरीज ऑफ द राष्ट्रकूटाज। देयर कैपिटल वाज एट स्थनाक, दैट इज करंटली थाने। अपराजिता was another important king of this branch. He ruled for around 35 years. Chittaraj followed Aparajita as king. His brothers fought for their claim to the throne, taking advantage of this situation. तो अभी एक ही बार में एक ही पैराग्राफ में कितना सारा हमें पूरा उन्होंने सीक्वेंस ऑफ years ऑफ हिस्ट्री बता दिया। पहले तो कपारडी was the founder of नॉर्थ कोंकण। वहां पे अलग अलग बहुत सारे इनके रूलर्स थे। ये राष्ट्रकूटस की फ्यूडेटरी सिस्टम, ऊपर ही हमने देखा कि कैसे उनका फ्यूडेटरी सिस्टम चलता था राष्ट्रकूटस के साथ में। इनका कैपिटल था स्थनक कर की जगह, मेरे ख्याल से इसको थनक प्रोनाउंस करते हैं, साइलेंट है, जो करंटली थाने में अपना थाने रीजन जो है वो है। अपराजित एक और इंपॉर्टेंट राजा थे और उन्होंने 35 ईयर्स तक रूल किया। उनके बाद चित्तराज करके उनके बेटे आते हैं और भाई लोग का आपस में बहुत ज्यादा फाइट चल रहा था कि राजगद्दी पे कौन बैठेगा। इसका एडवांटेज लेते हुए सिलहाराज ऑफ कोल्हापुर एंड सिलहाराज ऑफ कोल्हापुर जो थे, जो थर्ड ब्रांच थे, एंड द कादम्बाज कैप्चर्ड सम ऑफ द रीजन्स इन नॉर्थ कोंकण। तो आपस में ये लोग के वॉर हो रहे थे जिसका फायदा सिलहाराज ऑफ कोल्हापुर ने उठाया और कादम्बाज का नाम हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, अलग अलग उस टाइम पे जो मौजूद थे उन्होंने भी थोड़ा सा इनका नॉर्थ कोंकण का एरिया कैप्चर कर लिया। मुमुनी ब्रदर ऑफ चित्तराज बिल्ड द ह्यूज टेंपल ऑफ अमरेश्वर महादेव एट अंबरनाथ। तो अंबरनाथ में जो बड़ा सा महादेव टेंपल है करंटली, वो बनाया था मुमुनी ने, जो चित्तराज के भाई थे। This is considered as the beginning of the Bhumiyaj style of temple architecture in Maharashtra. तो ये उस टाइम के जो अलग अलग टेम्पल आर्किटेक्चर करने के स्टाइल है, टेम्पल बनाने के अलग अलग, हम टेम्पल्स के इतने अलग अलग स्टाइल देख चुके, तो उसमें से भूमियज स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। सिलहाराज ऑफ कोल्हापुर, अब जो सिलहाराज कोल्हापुर जिन्होंने अभी कब्जा कर लिया, उनके बारे में थोड़ा सा। The modern districts of Satara, Sangli, Ratnagiri and Belgaum were included in this kingdom. तो आज का करंट टाइम्स में जो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, ये पूरा रीजन पड़ता है उस टाइम का। Jatiga established the Kolhapur branch of Silharas. Bhoj II was the important king of this dynasty. The cities of Kolhapur, Valiwad and Panhala were the capitals of this kingdom. तो दो कैपिटल्स है अलग अलग। सिलहाराज ऑफ कोल्हापुर वेयर आर क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ द मैग्निफिसेंट कोपेश्वर महादेव टेंपल एट खिद्रापुर। तो इन्होंने भी एक महादेव टेंपल बनाया था खिद्रापुर में, कोपेश्वर महादेव टेंपल बनाया था। एंड इनके इंपॉर्टेंट राजा, इनके डिनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा का नाम है भोज II। Gonds, again another dynasty. The Gond dynasty was established at चंद्रपुर, जो करंटली चंद्रपुर एरिया है, ड्यूरिंग द यादवा पीरियड। तो यादवा पीरियड भी हम देख चुके हैं पहले से। कोलभील वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डिनेस्टी। गॉन्ड्स के फाउंडर का नाम है कोलभील। ही ब्रॉट द पीपल ऑफ गॉन्ड ट्राइब टुगेदर एंड एनकरेज देम टू रिबेल अगेंस्ट द नागा डिनेस्टी। तो दूसरे दो ट्राइब्स है, नागा ट्राइब्स है, गॉन्ड ट्राइब्स है। तो नागा डिनेस्टी के खिलाफ गॉन्ड ट्राइब को पूरी तरह से एकत्रित करके उनके साथ फाइट करने पर एनकरेज किया कोलभील ने, और इस तरह से गॉन्ड डिनेस्टी स्टार्ट होती है। ही एस्टैब्लिश्ड द कैपिटल एट सिरपुर। इन्होंने कैपिटल अपना सिरपुर पे रखा। इन द लेटर पीरियड खंडक्या भलाल सिंह बिल्ड अ फोर्ट एट भल्लरपुर एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम सिरपुर टू भल्लरपुर। तो हमें कैपिटल के नाम इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ये लोग जब कैपिटल स्विच कर रहे हैं तो ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें कैपिटल्स के नाम याद रखने हैं कि पहले कैपिटल सिरपुर में था और बाद में जब उनके राजा एक आते हैं खंडक्या भलाल सिंह, उन्होंने एक फोर्ट बनाया और अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया वहां पर भलारपुर में। द टेम्पल एट अचलेश्वर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज पीरियड। और अगेन उस टाइम पे एक समझ लो ट्रेंड ही है,
हर राजा करता है, वैसे उस टाइम पे बहुत टेम्पल अलग अलग अपनी अपने टेम्पल्स बनाते थे वो लोग। अपने टेम्पल्स मीन्स अपने स्पॉन्सर्ड टेम्पल्स, नॉट खुद के टेम्पल्स। वो शिव जी के या किसी के ही वैसे ही टेम्पल्स होते थे भगवान के, सो वो स्पॉन्सर करते थे और बहुत सारे टेम्पल्स बनाते थे। तो इन्होंने भी एक टेम्पल बनवाया था, अचलेश्वर का जो टेम्पल है इनके टाइम पे बना था। नीलकंठ शाह वॉज डिफीटेड बाय रघुजी भोसले ऑफ नागपुर एंड द गौंड टेरिटरीज वेर मर्ज्ड इन हिज किंगडम। 62 गौंड किंग्स रूल्ड फॉर मेनी सेंचुरीज इन देवगढ़, नागपुर एंड चंद्रपुर इन महाराष्ट्र। तो एक छोटे से पैराग्राफ में ओवरऑल बता दिया है कि कितना ज्यादा ये था। तो टोटल 62 अलग अलग राजा रह चुके हैं, उन्होंने मेनी सेंचुरीज तक रूल किया इन सारे एरियाओं पे, देवगढ़, नागपुर, चंद्रपुर, ये सारे जो महाराष्ट्र के करंट महाराष्ट्र में ये सारे जो जगह डिस्ट्रिक्ट्स है उस जगहों पे इन्होंने अलग अलग रूल किया हुआ है। द स्ट्रगल ऑफ क्वीन दुर्गावती, तो अब एक क्वीन भी रह चुकी है दुर्गावती ऑफ द गौंड डायनेस्टी अगेंस्ट द मुगल्स इज कंसिडर इंपॉर्टेंट। तो अब ये भी आपको समझना है कि हम लोग एक सेंचुरीज, काफी सेंचुरीज का बात कर रहे हैं और इस टाइम पे अब धीरे धीरे मुगल्स आना चालू हो चुके हैं अपने यहाँ पे, एंड मुगल सल्तनत ने भी अपना रूल चालू कर दिया इन द नॉर्थ। तो उनका जब वो साउथ की तरफ कैंपेन के लिए निकलते थे तो गौंड डायनेस्टी के साथ क्वीन दुर्गावती का जो मुठभेड़ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड दुर्गावती फॉट अगेंस्ट इन मुगल एम्परर अकबर। तो कौन से मुगल एम्परर के साथ उनका वॉर हुआ है? तो अकबर, अब उस टाइम पे वहां पर मुगल एम्पायर स्थापित हो चुका है और अब अकबर रूल कर रहे हैं वहां पे इन द नॉर्थ, और उस टाइम पे यहां पर गौंड डायनेस्टी की क्वीन उनसे फाइट कर रही है। शी वॉज नॉट रेडी टू सरेंडर टू हिम, इंस्टेड शी प्रिफर्ड डेथ। और ये बात काफी फेमस है कि उन्होंने अपने लास्ट तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया और वो लड़ना ज्यादा प्रेफर करती थी। यादवास, जो अभी हमने नाम पढ़ा यादवास डिनेस्टी का, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। यादवा डिनेस्टी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिनेस्टीज ऑफ मेडिवल महाराष्ट्र। ये काफी इंपॉर्टेंट डिनेस्टी है मेडिवल महाराष्ट्र का। भिल्लम द फिफ्थ वॉज द इंपॉर्टेंट किंग ऑफ यादवा डिनेस्टी। और अब इनके इंपॉर्टेंट किंग कौन है? भिल्लम द फिफ्थ। He expanded the kingdom by defeating the Kalachuris. He established his kingdom at Devgiri and got himself coronated. इन्होंने अपना कैपिटल देवगिरी रखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपिटल था अगेन इनका, और अपने आप को राजा घोषित करा दिया था। इन द लेटर पीरियड सिंघन वॉज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डिनेस्टी. ही डिफीटेड द होयसालास एंड शिलहारास एंड एक्सपांडेड द रूल ऑफ यादवास. तो ऊपर हमने देखा था कि सिलहारास को हराने वाले यादवास भी थे एक टाइम पे, तो वो इन्हीं की बात चल रही है कि सिंघन करके जो राजा आए उन्होंने सिलहारास को हरा दिया, और होयसालास करके अगेन एक छोटा सा जो अगेन एक डिनेस्टी थी उनको भी इन्होंने डिफीट कर दिया. हम लोग डायरेक्ट 1100 कॉमन एरा में आ चुके हैं. हम लोग 6th सेंचुरी में थे. हम लोग 400 से 500 साल हम आगे आ चुके हैं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सीक्वेंस अलग अलग हमने जो एक एक लाइन में देखा कि ये राजा इसको हरा रहा है, उसका बेटा इसको हरा रहा है, ये एक एक सेंचुरीज कवर होते जा रही है, जनरेशन कवर होते जा रहा है. और अभी हम लोग करंटली 1100 कॉमन एरा, और अब नेक्स्ट इनका रूल जो यादव्स का रूल चल रहा है उसमें हम लोग अब 1200 कॉमन एरा में आ चुके हैं. 1294 अलाउद्दीन खलजी आ चुके थे तब तक. अलाउद्दीन खलजी अटैक साउथ इंडिया. इन्होंने अटैक किया था यादवास पे. रामदेव द यादवा किंग वॉज डिफीटेड बाय खलजी. और जो उस टाइम पे रामदेव करके जो राजा थे उनको हरा दिया था खलजी ने. फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द यादवा रूल बिगेन टू डिक्लाइन. और उसी की बात से यादवा डिनेस्टी धीरे धीरे कम होती गई. इन 1307 कॉमन एरा अलाउद्दीन सेंट हिज कमांडर मलिक काफूर टू कैरी आउट अ कैंपेन ओवर देवगिरी. He defeated the Yadavas. Yadavas accepted a feudatory status to Delhi. In 1310 common era, Yadava king Shankar Dev was killed by Malik Kafur. In 1318 common era, the rule of Yadavas was brought to an end by Delhi Sultanate. तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जब खलजी डायनेस्टी आती है, खलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खलजी पहले तो यादव राजा रामदेव पे अटैक करते हैं और उनको डिफीट कर देते हैं, और बाद में उनको अपना उनके ऊपर कैप्चर करके उनके यहां पर अपने जनरल को, कमांडर जो उनके मिलिट्री कमांडर थे मलिक काफूर, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन थे. ये पहले स्लेव
ट्रेड में थे, जो गुजरात में स्लेव ट्रेड थे वहां पर थे, वहां पे कैप्चर किया गया था और वो फिर खलजी के बहुत इंपॉर्टेंट जनरल बन चुके थे, कमांडर बन चुके थे। तो उनको उन्होंने भेजा था देवगिरी में कब्जा करने, अलाउद्दीन ने भेजा था एंड यादवस को पूरी तरह से उसने हरा दिया और उनको फिर मानना पड़ा कि तुम दिल्ली सल्तनत के अंदर फ्यूडेटरी सिस्टम में आ गए, तुम लोग फ्यूडेटरी स्टेटस में आ गए, यानी कि तुम्हें अब टाइम टू टाइम हमें टैक्स पहुंचाना है, जब हम कहे तुम्हें आर्मी पहुंचानी है, ये पूरे लैंड पे आपको हम रहने दे रहे हैं, उस तरह का। तो ये चीज हुई थी एंड अगेन काफी स्किप हो रहे हैं हम, 1200 से हम 1307 में आ गए, 1310 और 1318। तो हमने एक ही पैराग्राफ में काफी कुछ देख लिया कि शंकर देव जो राजा थे उनको मार दिया था, मलिक काफूर ने उन्हें मार दिया था एंड इसी के साथ यादवस का धीरे धीरे एंड हो चुका था बाय 1318। द यादवा पीरियड हैज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। अब ये यादवा जो पूरा इतना बड़ा पीरियड है, काफी लॉन्ग पीरियड है पूरा, ये ऑलमोस्ट 150 ईयर्स टू 200 ईयर्स का जो पूरा पीरियड है यादवा पीरियड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र हिस्ट्री के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज नोटेबल डेवलपमेंट इन द कल्चरल स्फीयर ऑफ महाराष्ट्र। काफी कल्चरल वाइज हमने इसमें प्रोग्रेस किया हुआ है। द महानुभव एंड द वरकारी सेक्ट हैड बिगिनिंग इन द यादवा पीरियड। तो जो वरकारी सेक्ट और महाअनुभव, ये सेक्ट हम जो पढ़ चुके हैं, हम लोग ने 10th में भी इसके बारे में पढ़ा था कल्चरल वाले चैप्टर्स में, और आपको इन जनरल भी ये पता है वरकारी सेक्ट। तो ये जो संत एकनाथ और ये सब जो निकल पढ़ते थे, वो लोग सारे भजन वगैरह जो गाते थे, 10th चैप्टर में हमने 10th स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा था। तो उसके बारे में बात हो रही है कि वरकारी सेक्ट जो थी वो इस दौरान स्टार्ट हुई थी, इस दौरान ये सारी चीजें फेमस हो रही थी, इस दौरान ये सारी चीजें वायरल हो रही थी। इसका बिगिनिंग हमें यादव पीरियड में मिलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पतन इन खानदेश, सोलोत्यागी इन कर्नाटका एंड पैथान इन महाराष्ट्र बिकेम इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर्स। तो ये जो जगह थे, ये जो डिस्ट्रिक्ट थे, अलग अलग सिटीज थे, पथान, पैथान एंड सोलोतागी, ये जो अलग अलग जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुके थे लर्निंग के, लोग वहां पे सीखने आते थे। ड्यूरिंग द सेम पीरियड संस्कृत टेक्स्ट वे रिटन ऑन सब्जेक्ट्स लाइक धर्मशास्त्र, पूर्व मीमांसा, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जिसे कहते हैं, ज्ञान, वेदांत। द क्रिटिकल वर्क ऑफ द यज्ञवल्क्या बाय अपरक चतुर्वर्ग चिंतामणि आर अमॉन्ग द इंपॉर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट। तो ये अब ओवरऑल बता रहे हैं कि कितने अलग अलग तरह के हमने लिटरेचर में प्रोड्यूस किया था, संस्कृत लिटरेचर में प्रोड्यूस किया हुआ था, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम लिख रहे थे और काफी कुछ हम लिखते जा रहे थे। इसीलिए ये हमारे महाराष्ट्र हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इससे हमें पता पड़ता है कि उस जमाने में क्या चल रहा था। इंपॉर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट। फिर दूसरा है संगीता रत्नाकरा टेक्स्ट बेस्ड ऑन इंडियन म्यूजिक। तो संगीत यानी कि म्यूजिक ही होता है, तो म्यूजिक के ऊपर भी टेक्स्ट लिखा गया था बाय शरंगदेव करके थे, उन्होंने म्यूजिक के ऊपर टेक्स्ट लिखा था। ही कंसिडर रेलेवेंट इवन टुडे, आज भी काफी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट माना जाता है। लीला चरित्र रिटन बाय महिमा भट्ट of the Mahanubhav sect, Vivek Sindhu by Mukundaraj, Bhavarat Deepika by ज्ञानेश्वर belong to this period। तो ये अलग अलग किताबें जो अलग अलग लोगों ने लिखी थी। महिमम भट्ट ने लिखा था लीला चरित्र के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो महाअनुभव सेक्ट से बिलोंग करते थे। विवेक सिंधु लिखी गई थी, मुकुंदराज जी ने लिखी थी, एंड ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर ने भवरत दीपिका लिखी थी। सिमिलरली द कॉम्पोजिशंस ऑफ द सेंट पोएट लाइक नामदेव जनाबाई चोखोबा ऑफ द वरकारी सेक्ट कंपोज्ड पोएम्स विच आर नोन एज अभंगास। तो जैसे कि हमने पहले भी मैंने बताया कि जो अलग अलग अभंगास, जो अलग अलग वरकारी सेक्ट में जो हम भजन वगैरह सब जो गाते हैं, जिसे हम एक्चुअल में अभंगास कहते हैं, वो सारे इस टाइम पे लिखे गए थे। इस टाइम पे वो लोग सब मौजूद थे, उन्होंने ये सारा चीज तब किया था। Many temples were built in this period. They are generally referred to as हेमतपंथी टेम्पल्स। तो हेमतपंथ एक आर्किटेक्चर, एक स्कॉलर थे जिन्होंने ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अपना बनाया था, जिसके टेम्पल्स को हम हेमतपंथी टेम्पल्स कहते हैं। द गोंडेश्वर टेम्पल एट सिनार एट द टेम्पल एंड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट अजनेरी
आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल अमॉन्ग द टेम्पल्स बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एग्जाम्पल ऑफ हेमतपंथी टेम्पल, गोंडेश्वर टेम्पल जो आप फोटोज देख सकते हो, ये तो ये जो स्टाइल ऑफ टेम्पल है, ये देखो अलग तरीके का पूरा टेम्पल है। तो इस तरह का जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये काफी फेमस हुआ था हेमत पंत जी के वजह से, उनका ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था और इन्हें हेमतपंथी टेम्पल्स कहे जाते हैं। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हेमतपंथी टेम्पल इज that no mortar is used. Instead, the stones are interlocked with the help of mortise and tenon. तो इसका इंपॉर्टेंट ये ऐसा क्या अलग इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा हेमतपंत ने ऐसा क्या अलग कर दिया? तो इन्होंने मोर्टार यानी कि ये जैसे सीमेंट जैसा होता है वैसे वो चिपका के एक के ऊपर एक ईंट जैसा रख के नहीं करते थे, ये दो अलग अलग पीसेस को इंटरलॉक करा देते थे। जैसे कि आप ये देख सकते हो इमेजेस, ये आपस में ये इंटरलॉक हो सकते हैं, जैसे अपने लेगो पीसेस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेगोज अगर आप जानते हो तो लेगोज को कैसे हम एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉक करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इन्होंने ये कुछ डिजाइन सोचा था, आर्किटेक्चर डिजाइन सोचा था, जिसमें एक मोर्टाइस होता है, दूसरा टेनन होता है, वो आपस में एक दूसरे से इस तरह से, जैसे आप इमेज देख सकते हो, वो आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह का ये जो स्टाइल है इसे हेमतपंथी स्टाइल कहा जाता है, हेमतपंथी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। During this period, the crucial forts of the Ankai and Tankai were constructed. तो एक और रीजन है जो दो हिल्स पे दो अलग अलग फोर्ट्स है, अंकाई तंकाई फोर्ट्स, ये भी उस टाइम पे बने गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ट्रेड एंड सोशल लाइफ, अब पूरा हमने एक्चुअली फर्स्ट सेंचुरी से चालू किया था, हम लोग 13th सेंचुरी तक आ चुके ऑलमोस्ट। इस पूरे रीजन, इस पूरे टाइम में, इस पूरे टाइम जोन में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ट्रेड था, सोशल लाइफ था, वो पूरा ओवरऑल हम इस अभी आगे देखेंगे। तो डोंट थिंक इन अ पर्टिकुलर वे कि अरे हम फिर से 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं या हम लोग फिर से पीछे कैसे चले गए टाइम जोन में, टाइम लाइन में। तो अंडरस्टैंड द लॉजिक, हमने ओवरऑल पहले अलग अलग किंगडम्स देख लिए साउथ इंडिया का इंक्लूड करते हुए, और कौन से किस पे कब्जा कर रहे थे, रूल कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, ये हमने 1st सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक का पूरा देख लिया। अब उतने ही टाइम पीरियड में जो उनके अलग अलग किंगडम्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ट्रेड था, सोशल लाइफ थी, उसके बारे में अपन देखेंगे। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ साउथ इंडियन डिनेस्टीज, इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, साउथ इंडियन डिनेस्टीज, ओवरऑल सारे जितने थे अलग अलग, उनके कॉमन जनरल बात करने वाले हैं हम लोग। देयर वेर ऑफिशियल्स सच एज महादंधानका, राष्ट्रिका, देशधीकृत, अमट्य, आयुक्त एटसेट्रा। तो अमट्य नाम बहुत ही कॉमन, जो हम पहले के इसमें पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें पता है। मिनिस्टर्स और काउंसिल मेंबर्स, इन सबको ये अलग अलग टाइटल दिए जाते हैं। तो ये सारे ऑफिशियल नेम्स है। राष्ट्रिका जो पूरा राष्ट्र को एक संभालने वाला, देशाधिकृत यानी कि एक पूरा एक रीजन अगेन संभालने वाला। तो ये अलग अलग ऑफिशियल्स लोग का जो टाइटल है वो हमें बता रहे हैं। द काउंसिल ऑफ ऑफिसर्स इन द चोला किंगडम, अब चोला स्पेसिफिक अब थोड़ा बात कर रहे हैं। चोला किंगडम में जो काउंसिल ऑफ ऑफिसर्स था उसे उदनकुट्टम कहा जाता था, उदनकुट्टम कहा जाता था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी प्रोविंसेस। तो इनका स्टाइल ऑफ कंट्रोल कैसा था, किंगडम को बहुत अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग प्रोविंस एरिया में डिवाइड किया जाता था। दीज प्रोविंस वेर नोन एज मंडलम। अब इन प्रोविंस को मंडलम कहा जाता था, 1 मंडलम, 2nd मंडलम, 3rd मंडलम, 4th। जैसे स्टेट हम बोलते हैं, स्टेट को हम फिर डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वैसे किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड करते हैं जिसको हम मंडलम कहते हैं। अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली वाज द चीफ ऑफ द मंडलम। अब जो रॉयल फैमिली है, जो मेन राजा का पूरा जो फैमिली में पड़ते, उनमें से कोई एक को हर एक मंडल का चीफ बनाया जाता था। देयर वेर मेनी ऑफिसर्स अंडर हिम, उसके अंडर बहुत सारे दूसरे ऑफिसर्स होते थे जिसका नाम अलग अलग टाइटल होते थे। विषयापति, देशाधिपति, देशाधिकृत, राष्ट्रिका एटसेट्रा। तो ये उनके अंडर अलग अलग जो ऑफिसर्स थे उनके टाइटल होते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सदर्न किंगडम्स वाज वेरी एफिशिएंट। तो जितने भी साउथ के किंगडम से उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल थी बहुत ही एफिशिएंट थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्किंग मैनर में थी। एवरी ऑर्डर issued related to the state affairs recorded down and no action was taken unless authenticated by the concerned officer। तो अब वो बता रहे कि एफिशिएंट कैसे थी, बस उन्होंने ऐसा नहीं कह दिया कि एफिशिएंट थी, अब वो हमें एग्जांपल दे रहे कि एफिशिएंट कैसे थी। तो हर एक ऑर्डर जो राजा की तरफ से आता था वो पूरा प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में होता था, रिकॉर्ड होता था, और जब तक उससे रिलेटेड कंसर्न्ड ऑफिसर उसकी खातरी ना करे
ऑथेंटिकेशन ना करे कि अच्छा ओके राजा का सील है वगैरह वगैरह, ये ना क्लियर हो तब तक उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं लेते थे। जब तक सब कुछ पेपर वर्क वगैरह परफेक्ट हो तो ही उस पर एक्शन लिया जाता था। विलेज ऑटोनॉमी वॉज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन साउथ इंडिया। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का इनका एक बहुत यूनिक फीचर था जो था विलेज ऑटोनॉमी, यानी कि विलेज को वो लोग खुद अपने में चलाने देते थे, उस पे वो ऐसा ओवरऑल ज्यादा कब्जा या रूल उस पे सेट नहीं करते थे, उनको ऑटोनॉमी पावर देते थे। द ग्राम सभा, अब विलेज काउंसिल, तो विलेज लेवल पे ग्राम सभा होती थी, looked after the entire administration of the village. The head of the gram sabha was known by the different name. और अब since council है, ग्राम सभा है विलेज लेवल पे, तो उनका एक हेड होना चाहिए, तो उनको अलग अलग नाम से उस हेड को बोलते थे। ग्राम भोजक, ग्रामुक्ता, हेड ऑफ द ग्राम सभा was elected by the villagers और sometimes appointed by the king. तो ये जनरली विलेजर्स ही आपस में एक सिलेक्ट करते थे, कभी कभार राजा डायरेक्टली अपॉइंट करता था। A council similar to ग्राम सभा functioned at district and provincial level. तो जैसे ग्राम सभा थी वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स और प्रोविंस जो मंडला थे उस लेवल पे अगेन काउंसिल ऑफ प्रोविंस हेड, चीफ हेड, ये सबका काउंसिल। तो इस तरह से वो पूरा कंट्रोल होता था। जैसे करंटली भी हम कंट्री को स्टेट पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिनिस्टर्स होते हैं, फिर एमएलएज और नगर सेवक होते हैं जो और लोअर कैटेगरी पे आ जाते हैं। तो इस तरह से उस टाइम पे भी कंट्रोल सिस्टम था। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। अपार्ट फ्रॉम इट the excise tax, the professional tax, pilgrimage tax were the source of income. तो हमें बताया कि कैसे राजा और पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलता था। तो ये अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम के आप रिसोर्सेस, मेन सोर्स ऑफ इनकम लिख लीजिएगा। लैंड रेवेन्यू, लैंड के ऊपर जो टैक्स पड़ता था, प्रोफेशनल टैक्स जो आप काम करते हो उसके बेस का टैक्स होता था, पिलग्रिमेज टैक्स, आप कहीं पे यात्रा के लिए जा रहे हो, इसलिए देखिए टेम्पल्स वगैरह काफी बनाए जाते थे अलग अलग, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें और उस बीच में टैक्स कमाने का मौका मिले। द किंगडम ऑफ चोलास, पांड्यास, केरास, वकटाकास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, पल्लवास, सिल्हारास एंड यादवास, मेनी प्रोफेशंस रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स वेर प्रैक्टिस्ड। तो ये सारे जितने हमने आज अभी किंगडम देखे, सब में अलग अलग स्किल्स प्रैक्टिस करने वाले लोग थे और बहुत ही स्पेशलाइज वर्क करते थे। आइवरी वॉज ऑब्टेन फ्रॉम मल्यागिरी जंगल, आइवरी ऑब्टेन किया जाता था वहां से, बहुत सारे एलिफेंट्स हैं वहां पर इसीलिए। द चोलामंडलम प्रोविंसेस वेर वेल नोन फॉर एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल। जो चोलामंडलम हमने ऊपर देखा था एरिया चोलास का, वहां पर बहुत अच्छे टेक्सटाइल्स बनते थे, बहुत अच्छे कपड़े बनते थे। प्लेन एंड कलर्ड कॉटन क्लॉथ एज वेल एज सिल्क क्लॉथ्स वेर प्रोड्यूस इन दिस प्रोविंस। बहुत ही प्यारे कलर के, प्लेन कलर के सिल्क और कॉटन क्लॉथ्स बनते थे। द केरा किंगडम वॉज नोन फॉर द फाइन क्लॉथ प्रोड्यूस देयर। केरा किंगडम भी अपने कपड़े के लिए बहुत फेमस है, इसलिए हम कांजीवरम जो सब कपड़ा मिलते हैं जो आज के तारीख में भी साउथ से आता है, तो ये वो टाइम से ही चला आ रहा है, कपड़े के लिए काफी फेमस थे। इट वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कमोडिटीज इन द इंडो रोमन ट्रेड। तो कॉमन सेंस की बात है, हमने देखा ही था कि कैसे इंडिया और रोमन के रिलेशंस रह चुके हैं, ट्रेड रिलेशंस, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटीज थी जो हमें एक्सपोर्ट करने काम आती थी। इट इज मेंशन्ड इन द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ मार्को पोलो। तो ये हमने 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में जब पढ़ा था, ट्रैवल वाला चैप्टर जब पढ़ा था, उसमें मार्को पोलो नाम हमने पढ़ा था। तो मार्को पोलो जो ट्रैवलर थे, उनके राइटिंग में हमें ये बात पता पड़ती है, ये हमें चीज पता पड़ी कि ये ट्रेड में ये लोग क्लॉथ बेचते थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कॉइन्स के बारे में दिया हुआ है थोड़ा सा, तो आप वो थोड़ा रीड कर लीजिएगा। लेट्स गो अहेड। Industries in the South India flourished during this period. Cities like Paithan, Tagar, Nashik flourished because of it. तो काफी ही ज्यादा because of the trade, very good trade, अलग अलग इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से साउथ इंडिया में चल रहे थे और अलग अलग सिटीज बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे थे, जो लर्निंग सेंटर्स भी थे, ट्रेड सेंटर्स भी थे। The goods produced in rural areas were brought for sale in the cities. तो रूरल एरिया के गुड्स को सिटीज में लाकर बेचा जाता था। The marketplace used to be located in the center of the city. तो सिटी के सेंटर में मार्केट प्लेस होता था। The merchant guilds, श्रेणीज, जो हम पहले भी पढ़ चुके, मर्चेंट गिल्ड्स क्या होते हैं, जो अलग अलग श्रेणीज हैं, इन द साउथ इंडिया played important role in trade and the social system.
तो इनका ये जो श्रेणीज थी अलग अलग, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम था। अलग अलग मर्चेंट्स जो होते थे, पॉटर्स हो गए अलग अलग, फिर आइवरी वर्क करने वाले सिर्फ, स्टोन वर्क करने वाले सिर्फ, तो अलग अलग श्रेणीज जो थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ओवरऑल। नेक्स्ट है लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो उन अगेन ओवरऑल जो हमने देखा ऑलमोस्ट 10 to 11 सेंचुरीज का पूरा जो पार्ट कवर किया हमने, उस टाइम पे अलग अलग लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर क्या था। हालांकि हर एक इंडिविजुअल किंगडम्स में, डिनेस्टीज में हमने देखा कि कैसे इंपॉर्टेंट राजा लोग और उनके मिनिस्टर्स लोग ने लिटरेचर प्रोड्यूस किया है, टेम्पल्स बनाए हैं। लेकिन यहां पर अगेन हम थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग पोइट्री एंड ग्रामर वॉज प्रिवेलेंट इन साउथ इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि एंशिएंट टाइम से ही हम लोग राइटिंग जब से सीखे तब से हम लोग पोइट्री, ग्रामर करना स्टार्ट कर चुके हैं। संगम लिटरेचर इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट इन द तमिल ट्रेडिशन। तो स्टार्टिंग में ही चैप्टर के हमने देखा था संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए लिटरेचर का सोर्स का काम करता है, जिसके अंदर हमें ये सारी बातें पता पड़ती है। This literature is one of the main sources of political history of South India. It is believed that 3 संगम्स were held. तो संगम लिटरेचर क्यों बोलते, पहली बात तो संगम यानी कि काउंसिल। तो जो 3 काउंसिल हुई थी अलग अलग, जिसके थ्रू ओवरऑल इन्होंने पूरा हिस्ट्री उसमें रिकॉर्ड करते गए, अलग अलग प्रोविंसेस के अलग अलग जो राजा आते गए उन सबका डिटेल वो लिखते गए, उसको हम पूरा ओवरऑल संगम लिटरेचर कहते हैं। This period was important from the point of view of संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत के हिसाब से, अगर संस्कृत भाषा के हिसाब से देखा जाए तो ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काफी कुछ चीजें कंपोज की गई थी संस्कृत लैंग्वेज में। कालिदास कंपोज द मेघदूत, तो हमने ऊपर ही पढ़ा था मेघदूत जो कंपोजिशन है, जो एक स्टोरी है, वो कालिदास ने उस टाइम पे ही लिखी थी। मेघदूत यानी कि क्लाउड मैसेंजर, द मैसेंजर जो क्लाउड है। तो ये स्टोरी कुछ ऐसा है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊं। मेघदूत यानी कि क्लाउड्स मैसेंजर का काम कर रहा है। तो एक पर्सन है जो अपने किंगडम से निकाल दिया गया है और वो अपने लवर को मैसेज भेजना चाहता है, तो वो क्लाउड्स के थ्रू वो मैसेज भेजता है। ऐसा ये पूरा स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कालिदास जी ने इसको लिखा गया है। एट रामटेक इन विदर्भा, तो उस टाइम पर ही ये लिखी गई थी, ऐसा वो बता रहे। एट जो करंटली विदर्भा रीजन है उस वहां पर। ड्यूरिंग द वकाटका रूल, कंपोजिशन इन प्राकृत लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड। प्रवारसेन द सेकंड, द वकाटका किंग, रोट द वेल नोन कंपोजिशन नेम्ड सेतुबंध। हरिविजया वॉज कंपोज्ड बाय सर्वसेन, द फाउंडर ऑफ वत्सलगम ब्रांच ऑफ वकाटकास। तो अगेन जो ऊपर हमने ये पढ़ा था कि सेतुबंध जो राम जी ने जो राम सेतु ब्रिज बनाया था, उसके बारे में लिखा गया है, जो प्रवारसेन द सेकंड ने लिखा था, जो वकाटका के किंग थे। फिर वत्सलगम, 2 ब्रांचेस बन चुकी थी वकाटकास की। तो जो वत्सलगम वाले ब्रांच के जो फाउंडर थे सर्वसेन, उन्होंने भी लिखी थी, जिसका नाम है हरिविजया। 2 स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर आर सीन इन साउथ इंडिया। 2 तरह के हमें आर्किटेक्चर स्टाइल देखने मिलते हैं, द्रविडियन स्टाइल एंड द अदर इज द वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज्ड एंड डेवलप इन द रीजन्स फ्रॉम कृष्णा रिवर टू कन्याकुमारी। तो इतने पूरे साउथ रीजन में जितने भी टेम्पल्स बने हैं, द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स हम कहते हैं उसे। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर आइडेंटिफाइड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ शिखारा। तो जो ऊपर का टेम्पल का ऊपर का जो पार्ट होता है उसे शिखारा कहा जाता है। उसको अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है, अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर बनता है वो थोड़ा सा छोटा करते जाते हैं साइज में, उस तरह से जो टेम्पल बनते हैं उसे हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो साउथ इंडियन के टेम्पल्स है वो आर्किटेक्चर में अलग है, और जो नॉर्थ इंडिया या फिर दूसरे जैन टेम्पल देख लो या दूसरा कोई टेम्पल देख लो, वो अलग होते हैं, दिखने में पूरे अलग होते हैं। ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है जिसे शिखारा कहा जाता है वो पूरा अलग होता है। तो साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं आपको उस स्टाइल में ही मिलेंगे, जिसमें एक एक लेयर कम होती जाती है। सो आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, बस आपको पता नहीं होगा कि इसे हम द्रविडियन स्टाइल कहते हैं या इसे हम साउथ इंडियन टाइप ऑफ टेम्पल कहते हैं। In this type, the stories reduce in size as the शिखारा rises. तो जैसे जैसे शिखारा ऊपर होते जाता है, स्टोरी एक एक कम होते जाता है। कैलाशनाथ एंड वैकुंठा पेरुमल टेम्पल्स एट कांची, बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजोर आर सम एक्सेलेंट एग्जांपल्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये इन्होंने टेम्पल्स जो बताए, ये अलग अलग फोटोज भी आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर।
द चालुक्यास बिल्ड टेम्पल्स एट प्लेसेस लाइक अहेयोला, बादामी, पथड़ाकल, ये अलग अलग जगह है जहां पे चालुक्यास लोग ने भी टेम्पल बनाए थे। ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट पीरियड द वर्ल्ड फेमस कैलाशा टेम्पल वॉज क्रिएटेड, तो जो यूनेस्को सर्टिफाइड हो चुका है अभी, तो वर्ल्ड फेमस टेम्पल कैलाशा टेम्पल राष्ट्रकूटा पीरियड में बना था, ये हमने ऊपर भी पढ़ा। द मेटल स्टैचूज ऑफ द चोला पीरियड आर द बेस्ट अमॉन्ग इंडियन मेटल स्कल्पचर्स, तो जो चोला पीरियड में अलग अलग मेटल स्टैचूज बने थे, मेटल से बने हुए स्टैचू, वो आज तक के बेस्ट इंडियन मेटल स्टैचूज है। अमॉन्ग देम द मोस्ट फेमस इज द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज शिव, तो जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हो, ये बहुत ही फेमस मेटल से बना हुआ नटराज शिव, शिव जी का नटराज पोज दिया हुआ है। ड्यूरिंग द वकाटका पीरियड द स्कल्पचर आर्ट एंड द पेंटिंग्स रीच्ड इट्स जेनिथ, यानी वकाटका पीरियड जो था वो बहुत ही ज्यादा फेमस था अपने स्कल्पचर आर्ट और पेंटिंग के लिए, और उसमें ये बहुत ही हाइट पीक पे पहुंच चुका था। अजंता केव नंबर 1, 2, 16, 17, 19 वे कार्व्ड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी टाइम पे अजंता की जो अलग अलग केव्स है, बहुत सारी केव्स है, उसमें से 1, 2, 16, 17, 19 उस टाइम पे कार्व की गई थी। इट सीम्स दैट आर्टिस्ट हैड गुड नॉलेज अबाउट द डिटेल्स ऑफ फिजियोलॉजी एंड नेचर, इससे हमें यह पता पड़ता है कि उनको काफी अच्छा नॉलेज था, जो फिजियोलॉजी रीजन होता है उसका काफी अच्छा नॉलेज था। टिल नाउ वी स्टडी द कल्चरल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशिएंट इंडिया हैड एस्टैब्लिश्ड कल्चरल रिलेशन विद फार अवे कंट्रीज, तो हमने देखा कि अब तक हमने ओवरऑल इंडिया का पूरा कल्चरल पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लिया। नॉर्थ का हमने पूरा 10 चैप्टर तक देखा, इस वाले चैप्टर में साउथ इंडिया का पूरा कवर अप कर लिए, सारे के सारे डायनेस्टीज 10 सेंचुरी तक का पूरा। एंड अब हम देखेंगे आगे एंशिएंट इंडिया, ये जो पूरा ओवरऑल इंडिया का जो बाहर वालों से क्या क्या रिलेशन था, कैसा रिलेशन था ओवरऑल, वो हम देखने वाले। इन द नेक्स्ट 2 लेसन्स वी विल स्टडी द कल्चरल रिलेशन विद इंडिया एंड अदर कंट्रीज। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि साउथ इंडियन के किंगडम्स इसी चैप्टर में सिर्फ बताए गए हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको मजा आया। प्लीज लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, and thank you so much. Keep learning, keep sharing and keep smiling. Take care.